तो पिछले क्लास में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करेंगे, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने ऐसा कहा और उन्होंने प्रपोज किया कि मास और एनर्जी अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर m मास है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा E, वो कितने के बराबर होगा? mc²। E इज इक्वल्स टू क्या होगा? mc²। तो इसको आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। इसको हम लोग आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि 1 kg मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? यहाँ पे C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम पूछे फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 kg, तो निकाल सकते हैं क्या? पुटिंग द फॉर्मूला, गेटिंग द आंसर। तो ये हेडिंग डाल के 1-2 लाइन लिखो। देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, the mass and energy, according to Einstein, the mass and energy are equivalent. That is, mass can be converted into energy. That is, mass can be converted into energy, and vice versa. And vice versa. और 1 kg अगर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी होगा? तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं, mc²। तो n का वैल्यू हो गया 1 और c का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻16। और सब SI सिस्टम में लिखे हैं तो जूल। इतना ज्यादा एनर्जी होगा, 9 × 10⁻16 जूल। दिस इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये कितना है? 9 × 10⁻16 जूल। बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना बड़ा? सोचिए, अगर मैं 1 kg का एक पत्थर लूं और इसको 1 मीटर ऊपर उठा दूं, तो आई हैव डन वर्क mgh। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। अगर मैं उस पत्थर को उठा के ऊपर लाऊं, so I have done work mgh and I have increased the potential energy of this object, है ना? mgh, m 1 kg, g का वैल्यू 10, h1 10 जूल। कितना वर्क किया? 10 जूल। और अगर उसको स्विंग करा दे, वो हिट करे जाके आपको, वो 1 kg का पत्थर ऐसे जाके हिट करे पूरा 1 मीटर के हाइट से, क्या होगा? या आपका हाथ नीचे रहे, मैं यहां से उस पत्थर को छोड़ दूं, तो 10 जूल। सोच रहे हैं कितना ज्यादा एनर्जी है, अमाउंट ऑफ। और ये कितना लिखा हुआ है? 10 नहीं, 10 पे पावर 16 गुना 9। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जो होता है, उसमें जो एनर्जी निकलता है उसका ऑर्डर 10⁻−13 जूल होता है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन, एक जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है 10⁻−13 जूल निकलता है। बहुत सारे मिल करके बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। सोचिए, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है 1 kg से। अगर मैं 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी पूछूं, तो वो आगे से आपको याद रखना है। 1 kg वाला नहीं याद रखना है, लेकिन 1 AMU वाला याद रखना है। तो अगला सवाल है, फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी बताइए। निकालिए सब लोग जरा। तो कितना एनर्जी होगा 1 AMU के इक्विवेलेंट? एनर्जी लिखेंगे, मास हो गया 1 AMU इंटू c स्क्वायर, मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर।
कितना मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 AMU कितने केजी के बराबर होता है? चलो कल तो बताए थे 27 केजी इंटू 3 इंटू 10, सॉरी ये हो जाएगा 9 इंटू, और ये सब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल में होता है। तो ये मिलेगा हमें 1.6 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -11 जूल। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो 1.6 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -11 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 1.6 कट जाएगा ना, 9 इंटू 10 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगा 900, 2 जीरो दे दिए, इंटू 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 का पावर 6 को मेगा बोलते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं, तो 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखो, हम लोग यहाँ मास 1.6 ले, 1.67 होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर बात करोगे तो आगे से याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू, ये नहीं याद रखना है, 900 के आसपास तो याद रखना है। E इज इक्वल्स टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इतने के बराबर होता है, ये याद रखना आगे से। 1 AMU इतने के बराबर होता है, तो 2 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए होगा तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए होगा तो 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे। खूब इसका यूज करेंगे अभी बाइंडिंग एनर्जी में, ऐसा खूब यूज करेंगे इस पॉइंट का। तो ये कैलकुलेशन आपको आज से याद रखना है कि 1 AMU इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। कैपिटल एम क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल एम मतलब होता है मेगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर? 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, इतना समझ गए सब लोग? अब हम लोग को एक टर्म लिखना है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, इसको डेल्टा एम से लिखते हैं, एंड बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को E और नीचे B से मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक न्यूक्लियस है X नाम का, X नाम का एक, इसका एटॉमिक नंबर Z है। व्हाट इज Z एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कौन न्यूट्रॉन बोल रहा है भगवान? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आगे से हम जब भी Z लिखेंगे तो आप समझ जाइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की या एटॉमिक नंबर। और जो मास नंबर होता है उसको किससे लिखते हैं? A से। तो व्हाट इज A? मास नंबर। और ये कितने के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ। तो जो A होता है वो Z प्लस N के बराबर होता है। A जो होता है वो किसके बराबर होता है? Z तो यही है, और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कैपिटल N का मतलब लोग समझेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये X नामक एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन है तो वो A बता रहा है हमें। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को हम लोग तराजू पे तौले। इसको तौले, न्यूक्लियस को तराजू पर तौले। तराजू पे तौल नहीं सकते, मान लीजिए तराजू पे तौले तो इसका कुछ मास आया, इसका कुछ, इसको हम लोग M लिख देते हैं। तो इसका जो मास आया, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ, उसको हम लिख रहे हैं कैपिटल M। कितना आया? हम कहें कि भाई न्यूक्लियस तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। एक प्रोटॉन का मास तो हम लोग को पता है, और कितने प्रोटॉन है ये भी पता है। तो फिर हम एक टर्म निकाले Z, वो जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन।
तो प्रोटॉन का मास निकल गया, बोलो। और हम न्यूट्रॉन्स भी पता है कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, n के बराबर, n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन की। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। n कितने के बराबर होगा, a माइनस z होगा ना। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं m डैश। क्या बोलते हैं, m डैश। और ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये वह मास है जिससे न्यूक्लियस बनता है। मतलब अगर प्रोटॉन से निकालेंगे और न्यूट्रॉन का टोटल मास जोड़ेंगे और न्यूक्लियस का मास जोड़ेंगे तो वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो क्या होता है, तो सवाल है कि क्यों ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जब वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, जब वो बाहर में है मान लो, तो उनका जो मास होता है m डैश। जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग जो है अभी, वो जब न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, उस छोटे से स्पेस में जाते हैं, तो आपको पता है कि वहां न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट होता है, जिससे एक एनर्जी क्रिएट होता है। कौन सा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जो इसे बाइंड करके रखा है। और वो एनर्जी कहां से आएगा, एनर्जी तो मास का ही इक्विवेलेंट है। तो होता यह है कि जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिनका मास ज्यादा है, जब ये न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, तो इनका कुछ मास उस बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए मास का डिफरेंस क्रिएट होता है। इसलिए जो न्यूक्लियस का मास बना m, वो इस इंडिविजुअल सम ऑफ मास से क्या होता है, कम होता है। जो मास ऑफ न्यूक्लियस है m, ये वो m डैश से क्या होता है, कम होता है। किसका मास कम है, समझ में आ रहा है, किसका मास कम है, न्यूक्लियस का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मास से कम होता है। और इस डिफरेंस को m डैश माइनस m को डेल्टा m से लिखते हैं, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ये मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो कि उन न्यूक्लियॉन्स को उस छोटे से स्पेस में होल्ड करके रखता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं किसी भी मास के इक्विवेलेंट कितना एनर्जी होता है, mc²। तो एनर्जी कितना होगा, mc²। कितना मास है, डेल्टा m। ये ना कन्वर्ट हुआ है, तो आप कहीं यूज नहीं होगा ना, E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc², तो वो इसलिए सुने होंगे। समझ गए, ये जो समझाया, ये समझ में आया सब लोगों को। अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालने आएगा तो निकाल लेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस लिखेंगे, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिखेंगे इस वाले इक्वेशन से, दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा डेल्टा m, उसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। पक्का, पहले इसका हम 2-4 लाइन लिख लो। लिखिए, it has been observed that the mass of nucleus is always less than the mass of its constituent nucleons. Full stop. The difference between total mass of nucleons, nucleons उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। The total mass of nucleons and the mass of nucleus is called mass defect. Full stop. मैं चेंज करके, this is due to the fact that when nucleons combine to form a nucleus, comma,
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज लिबरेटेड, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज लिबरेटेड, which is responsible for holding the nucleons in nucleus. ठीक है, उसके लिए चाहिए सारी बातें लिख लीजिए। तो EB क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। क्यों क्रिएट होता है? मास डिफेक्ट की वजह से। मास डिफेक्ट क्या होता है समझ गए? हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जुलूस निकल रहा है क्या? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? नाम ही से क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको हम लोग EBN से लिखेंगे, सॉरी स्मॉल n से, EBN। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी निकालिए और उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को हम लोग A से लिखते हैं ना, एटॉमिक मास, मास नंबर को यही बोलते हैं। तो ये होता है बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन। आखिर हम लोग ऐसा क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। हम लोग सारे न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाए, सारे न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन का क्या बनाए? ग्राफ बनाए। वाई एक्सिस पर हमने लिया है यही EBN, और यहां लिया Z, एटॉमिक मास। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। इसमें देखिए एक रेंज है यहां तक, इसको बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक को बोलते हैं मॉडरेट न्यूक्लियस, और इधर को बोलते हैं हेवियर न्यूक्लियस। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है, इसका वैल्यू कम होता है लाइटर के लिए भी, हल्का न्यूक्लियस के लिए भी, और हेवियर न्यूक्लियस के लिए भी। ये मैक्सिमम किसके रेंज में होता है? मॉडरेट में। और सबसे मैक्सिमम किसके लिए होता है पता है आप लोग? आयरन के लिए। ये सबसे मैक्सिमम किसके लिए होता है? आयरन के लिए। फॉर आयरन EBN is maximum, is। और हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसलिए निकालते हैं क्योंकि इससे स्टेबिलिटी पता चलता है। जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन, सॉरी पर न्यूक्लियन EBN का वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो बताइए पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा होगा? ठीक। अब हर एटम यहां पहुंचना चाहता है, हर न्यूक्लियस यहां पहुंचना चाहता है। इसीलिए जो लाइटर न्यूक्लियस है, इनका तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, ये कंबाइन करके भाई यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको अपना Z बढ़ाना पड़ेगा। तो Z बढ़ाने के लिए ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके यहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए लाइटर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है। तो ये रीजन है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सिमिलरली हेवियर न्यूक्लियस है, इनका तो मास नंबर ज्यादा है, ये घटाना चाहेगा अपना, और कैसे घटाएगा? फिजन होकर। इसलिए हेवियर न्यूक्लियस का फिजन होता है ताकि वो अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा सके और ज्यादा स्टेबल हो सके। ठीक। सबसे ज्यादा स्टेबल आयरन और निकेल होता है। आयरन का सबसे ज्यादा होता है, निकेल का इसी के आसपास होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? आयरन और निकेल का। आयरन के लिए याद रखना उसका सबसे
मैक्सिमम। समझ गए? तो ये क्या है? ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो वही तो उसका डेफिनेशन कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ये क्या है? मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो पहले ये ग्राफ बनाओ, फिर हम लोग इसके बारे में एक दो पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस ग्राफ का कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, पॉइंट्स है, वो लोग को याद रखना है। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी, इट इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी which accounts for stability of nucleus. It is not binding energy which accounts for stability of nucleus, rather which accounts for stability of nucleus, rather RATHER, rather the stability of a nucleus, the stability of a nucleus is governed by binding energy per nucleon, binding energy per nucleon. Second point, in general, अच्छा फिजिक्स की दुनिया जनरलिस्टिक बातों पे चलती है, तो हम लोग इन जनरल वाला ही लिखेंगे, मत पूछना कि एक्सेप्शन है क्या कोई। केमिस्ट्री की दुनिया में होता है एक्सेप्शन, उसमें एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में जनरली ऐसा नहीं होता। तो हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल कॉमा हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इन जनरल कॉमा हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, comma more is the stability of nucleus, more is the stability of nucleus. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, the binding energy per nucleon has a low value, for both light and very heavy nuclei, for both light and very heavy nuclei, full stop। इसकी मैं पैरा चेंज करके लिखा, in order to attain higher value of binding energy per nucleon, in order to attain higher value of binding energy per nucleon, comma the lighter nuclei may unite, the lighter nuclei may unite together to form heavier nucleus, may unite together to form heavier nucleus, ब्रैकेट में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, ब्रैकेट में न्यूक्लियर फ्यूजन, heavier nucleus, ब्रैकेट में न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रैकेट क्लोज, एंड a heavier nucleus may split into lighter nuclei, ब्रैकेट में प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन।
ब्रैकेट में प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन, फुल स्टॉप। इन बोथ केसेस द रिजल्टिंग न्यूक्लियस अच्छा, इस बात को समझना ध्यान से, लाइटर से मॉडरेट हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ, क्या सही में समझो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों बढ़ा? क्योंकि मास डिफेक्ट क्रिएट हुआ होगा, मतलब उतना मास घटा होगा और उतना मास किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, बाइंडिंग एनर्जी में, उतना एनर्जी लिबरेट हो गया होगा। बाइंडिंग एनर्जी जब भी हम लोग बोलते हैं तो उतना एनर्जी क्या हो गया होगा, लिबरेट हो गया होगा। तो प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होता है बाइंडिंग एनर्जी केस में। तो लिखिए, इस बात को हम लोग लिख लेंगे अगले पॉइंट में, पहले ये पॉइंट लिखिए। इन बोथ केसेस द रिजल्टिंग न्यूक्लियस एक्वायर्स greater value of binding energy per nucleon, and hence becomes more stable with liberation of energy. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट होगा, बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली the energy released during formation of nucleus by its constituent particles, इस पे एक सवाल खूब पूछा था, इसमें गलती कर देंगे आप लोग अगर पूछा जाएगा तो इस पर एक एग्जांपल लिख लीजिए, सवाल नहीं एग्जांपल लिख लीजिए, उसी के नीचे फोर्थ पॉइंट के नीचे एग्जांपल लिखिए। A nucleus has binding energy 100 mega electron volt. A nucleus has binding energy 100 mega electron volt. एक न्यूक्लियस है, उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मतलब हुआ बाइंडिंग एनर्जी का, फुल स्टॉप। इट फर्दर रिलीजेस 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy, full stop. What is the new binding energy of nucleon? कितना, 110, 90 नहीं, पक्का? क्यों, समझो इस बात को। किसी का बाइंडिंग एनर्जी 100 था, मतलब वो 100 रिलीज कर दिया था, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी 100 है। अब 10 और रिलीज कर दिया तो कितना हो गया बाइंडिंग एनर्जी, 110। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा तभी तो वो स्टेबल हुआ, तभी तो वो एनर्जी रिलीज किया था। कोई भी बॉडी एनर्जी रिलीज करने से स्टेबिलिटी उसका बढ़ता ही घटता है, बढ़ता है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा। समझ गए? तो 100 माइनस 10 90 मत कर देना, अगर रिलीज कर दिया तो बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ गया। लिखिए हेंस फाइनल आंसर में, हेंस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी इज 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, द मॉडरेट न्यूक्लियाई हैज maximum nuclear stability लिख लीजिए,
has maximum nuclear stability, has maximum nuclear stability, and this is why nickel and iron are most stable nucleus, with iron having highest stability in a periodic table, in our periodic table, with highest stability in our periodic table, with highest stability in our periodic table, and its binding energy per nucleon highest stability in our periodic table, with iron having highest stability in our periodic table, having binding energy per nucleon as maximum, having binding energy per nucleon as maximum, ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू कितना होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट maximum, and is equals to 8.8 mega electron volt. ठीक है, आखिरी पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर, आखिरी पॉइंट हम लोग लिखेंगे 6th पॉइंट, जो हैवियर न्यूक्लियस है, जो कैसा न्यूक्लियस है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो ये चाहेगा यहां आने के लिए, और यहां आने के लिए ये डिसइंटीग्रेट होगा। तो जो डिसइंटीग्रेट होने का दो बहुत फेमस प्रोसेस है, उसको बोलते हैं अल्फा डिके और बीटा डिके। अल्फा डिके और एक और डिके होता है गामा डिके, लेकिन उसमें थोड़ा अलग चीज होता है, हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में रेडियो एक्टिविटी बहुत डिटेल में। लेकिन उसका रीजन हम समझाया जा रहे हैं आज कि हैवियर न्यूक्लियाई डिके होकर के मॉडरेट क्यों बनना चाहता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ ज्यादा है, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल पाएगा, है ना, इसलिए वो डिसइंटीग्रेट होता है। और डिसइंटीग्रेट होने के दो बहुत फेमस तरीके जो है, उनमें से एक अल्फा डिके, दूसरा क्या है, तो लिखिए the low value of binding energy, the low value of binding energy per nucleon, the low value of binding energy per nucleon in case of heavy nuclei, in case of heavy nuclei is unable to have control, is unable to have control over the repulsion between, is unable to have control over the repulsion between the large number of protons, the repulsion between the large number of protons. ठीक है, full stop. Such nucleus are unstable, such nucleus are unstable and found to disintegrate, and found to disintegrate by emitting alpha and beta particles, alpha and beta particles. हाइफन देना, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स बाद हाइफन, उसमें दो पॉइंट लिखना है। ए पॉइंट द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में के डीके के प्रोसेस में, ध्यान से लिखिएगा। द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल not only decreases repulsive force, not only decreases repulsive force, but also increases binding energy per nucleon, but also increases binding energy per nucleon.
तो जब अल्फा पार्टिकल होता है निकलता है तो क्या होता है, रिपल्सन घट जाता है। क्योंकि क्यों घट जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस He2+, और इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 4 न्यूक्लियस, मतलब 4 टोटल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। जब ये किसी न्यूक्लियस से निकल गया तो 2 प्रोटॉन भी लेके निकल गया, बोलो 2 प्रोटॉन भी लेकर के निकल गया होगा। 2 प्रोटॉन निकल गया तो अल्फा डीके में क्या होगा, यहां लोग लिख रहे हैं अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, तो इसका एक अल्फा डीके हुआ। कौन सा डीके हुआ, मतलब क्या निकल गया, He2 4++ निकल गया, तो ये बन जाएगा Y, ये बन जाएगा। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए देखो, यहां आप लिख सकते हैं अल्फा मतलब हीलियम, यहां 4 यहां 2, तो देखिए यहां पहले Z प्रोटॉन्स थे, 2 प्रोटॉन तो ये लेके चला गया, तो ये कितना हो जाएगा Z-2 प्रोटॉन। ये जो न्यूक्लियर इक्वेशंस होते हैं वो ऐसे बैलेंस्ड होते हैं, Z है तो यहाँ Z-2 + 2 Z हो जाएगा ना, यहाँ A है ये 4 लेके चला गया तो यहाँ कितना होगा, ठीक। ये होता है अल्फा डीके। बीटा डीके के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लो फिर पॉइंट लिखेंगे। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके वैसे 2 तरह का होता है, कितना तरह का होता है, हालांकि 3 तरह का होता है एक्चुअल में, अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी बस 2 तरीके का समझिए। एक होता है बीटा माइनस डीके, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो यही है, बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन, एक जिसका मास तो 1 है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर में कोई रोल नहीं है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मास नंबर में भी एक रोल है और एटॉमिक नंबर में भी एक रोल है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पहले से उस न्यूक्लियस में नहीं था, ये क्रिएट हुआ विथ एटॉमिक नंबर में -1 के रोल के साथ और मास नंबर में 0 रोल के साथ, और ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज था, इस इलेक्ट्रॉन पे, और साथ ही साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको न्यू बार कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। अभी बस ये समझिए कि जब बीटा माइनस डीके हो रहा होता है तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मास नंबर में कोई फर्क, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन। और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। पिछले क्लास में आपको मेसन पार्टिकल्स मिला था ना, उन पे चार्ज होता था, हो सकता था चार्ज, इस पे ना चार्ज होता है ना मास होता है, और इसलिए इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए ये बिना किसी से इंटरेक्ट किए जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकते हैं और इनको एब्जॉर्ब कर पाना भी मुश्किल है। तो साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम कुछ न्यूट्रिनोज को किसी तरह कैप्चर कर लें तो ये न्यूट्रिनोज आज तक कभी कैप्चर नहीं हुए होंगे, जब से यूनिवर्स बना होगा, जब से बिग बैंग हुआ होगा तब से, तो हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन को स्टडी कर पाएंगे। और इसीलिए कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सी, उसके अंदर एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है जो कि न्यूट्रिनोज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनको स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं। कल मैं इसके बारे में और चर्चा कराऊं, बात करेंगे इसके ऊपर। अभी मोटा मोटी समझ गए बीटा डीके क्या होता है, बीटा माइनस डीके क्या होता है। उसमें एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर 1 से बढ़ जाता है। अब सोचिए इसका फिर से हो जाए, हालांकि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर इसका फिर से हो जाए तो क्या होगा, एक मान लो बीटा डीके हो गया, और अगर सिर्फ बीटा डीके कहे तो हमेशा बीटा माइनस समझते हैं, तो अब इसका
एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक बार जाएगा, तो अब ये बन जाएगा W मान लो, Z-1 हो जाएगा, और मास नंबर फिर से एक बीटा डीके होता है, Z हो गया, मतलब फिर से ये वही वापस आ गया X, लेकिन मास नंबर सेम। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है इन दोनों में, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। सो आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियस अंडरगोज 1 अल्फा डीके एंड ड्यूरिंग बीटा डीके। इन दोनों में क्या रिलेशन है, आइसोबार्स का। आइसो बीटा डीके में एटॉमिक नंबर तो बदलता है लेकिन मास नंबर, तो ये आइसोबार्स, ये दोनों समझ रहे हैं मेरी बात, या ये दोनों भी क्या है, आइसोबार्स, ये दोनों भी क्या है, आइसोबार्स। तो ये एक पॉइंट लिखिए, ए नंबर लिख देना ना, अल्फा डीके में क्या होता है। बी नंबर में लिखो, ड्यूरिंग बीटा डीके an electron is emitted by conversion of neutron into proton. Due to conversion of neutron into electron, full stop. The conversion of neutron into protons, full stop. Inside the nucleus, there is no electron. Inside the nucleus there is no electron, and it is released during this beta decay. न्यूक्लियस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फॉर्म्ड होता है या रिलीज होता है इस बीटा डीके के दौरान। अब ये बताओ, अल्फा डीके में हमने ये लिखा था कि जब अल्फा डीके होता है तो रिपल्सन भी घटता है और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है। इसमें क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो, कॉमन सेंस सोचो। एक न्यूट्रॉन था, इस पे पहले चार्ज नहीं था, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, तब प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, तो अब रिपल्सन क्या हो जाएगा, रिपल्सन तो बढ़ा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ जाता है, और इसलिए फिर से स्टेबिलिटी गेन हो जाता है। अल्फा डीके में रिपल्सन भी घटा और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा, दोनों फैक्टर काम कर रहा है स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए, और बीटा डीके में एक फैक्टर स्टेबिलिटी घटा रहा है क्योंकि रिपल्सन बढ़ रहा है, और दूसरा फैक्टर स्टेबिलिटी, तो ये दूसरा वाला डोमिनेंट है, इसलिए बीटा डीके होता है। लेकिन सबसे अच्छा डीके कौन स्टेबिलिटी के लिए अगर पूछा जाए तो अल्फा डीके। तो उसमें यही पॉइंट लिखना हम लोग को, उसी में आगे लिखिए, हेंस बीटा डीके लीड्स टू increase in repulsive force, but also increases binding energy per nucleon. ठीक है, ये बात लिख लीजिए। अच्छा, इस बात को ना ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अगर एक अल्फा डीके और दो बीटा डीके कराया जाए तो क्या बनता है, आइसोटोप। इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। केमिस्ट्री वाले सर भी इसको पढ़ाएंगे, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं इसको। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे और कुछ बातें चर्चा करेंगे।